हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी SSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 77 के साथ। तो टॉप 30 क्वेश्चन का आज करने वाले हैं पोस्टमार्टम, यदि बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या DSSB या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्भकाल के दौरान पहली बार भ्रूण की हृदय ध्वनि कब सुनी जा सकती है? 4 सप्ताह में, यानी भ्रूण का दिल 4 सप्ताह में बनता है लेकिन ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। कह रहा 6 सप्ताह में। अल्ट्रासाउंड में कभी भी 6 सप्ताह में दिल की धड़कन देखी जाती है पर सामान्य नहीं है, मतलब यह देखा नहीं जा सकता है। फिर कह रहा 8 सप्ताह। कह रहा भ्रूण की धड़कन आमतौर पर 8 सप्ताह तक दिखाई जा सकती है पर सुनी नहीं जा सकती है। 8 सप्ताह तक भी क्या हो सकती है? सुनी नहीं जा सकती। लेकिन 12 सप्ताह। कह डॉपलर उपकरण की सहायता से गर्भावस्था में 12 सप्ताह के बाद हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर हो जाएगा राइट। तो डॉपलर उपकरण की सहायता से गर्भावस्था के 12 सप्ताह के बाद हृदय की ध्वनि क्या की जाती है? सुनी जा सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन डिलीवरी के समय यूटेरस के संकुचन को उत्तेजित करता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, रिफ्लेक्सिन। तो पहला क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। जो प्रोजेस्टेरोन है क्या करता है? यह गर्भावस्था को बनाए रखता है, संकुचन नहीं करता। फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यह यूटेराइन मसल्स को संकुचित करता है जिससे प्रसव आरंभ होता है। यूटेराइन मसल को क्या करता है? संकुचित करता है जिससे प्रसव आरंभ होता है। और करा एस्ट्रोजन यह गर्भाशय को ऑक्सीटोसिन के प्रति संवेदनशील बनाता है पर खुद संकुचन नहीं करता है। और फिर का रिलैक्सिन यह गर्भाशय ग्रीवा को शिथिल करता है, संकुचन में भाग नहीं लेता। तो हमारा राइट आंसर का रहा हार्मोन डिलीवरी के समय यूटेरस के संकुचन को उत्तेजित करता है। तो कौन यूटेरस के संकुचन को उत्तेजित करता है? तो हमारा दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। यह क्या करता है? यूटेराइन मसल को संकुचित करता है, यानी क्या करता है? उत्तेजित करता है जिससे प्रसव क्या हो सके? आरंभ हो सके। तो बढ़ते हैं आगे। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा नवजात शिशु की श्वास मापने की सही विधि क्या है? 15 सेकंड में मापें और 4 से गुणा करें। फिर कह रहा 30 सेकंड में मापें और 2 से गुणा करें, या 60 सेकंड तक पूरी श्वास गिनना, या केवल छाती की गति देखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है क्या? कह रहा नवजात की शिशु की श्वास मापने की सबसे सही विधि कौन है? तो 15 सेकंड में मापें और 4 से गुणा करें, इसे गलत परिणाम आ सकता है। यह आंशिक रूप से सही नहीं है। जो 30 सेकंड में मापें और 2 से गुणा करें, ये भी सही नहीं है। 60 सेकंड तक पूरी श्वास गिनना, तो राइट आंसर हमारा होगा 60 सेकंड तक पूरी श्वास गिनना। क्या अगर नवजात में अनियमित श्वास होती है, इससे पूरे 1 मिनट तक गिनना जरूरी होता है। नेक्स्ट कर प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान किस लक्षण से होती है? तीव्र पेट दर्द से, या दर्द रहित रक्तस्राव से, या तेज बुखार से, या यूरिन में प्रोटीन से। तो कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान किस लक्षण से होती है? तो प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान किस लक्षण से होती है? दर्द रहित रक्तस्राव से। फिर कह रहा है पेट में तीव्र दर्द या अपरा विकलन के में होता है। जो एक क्या हो? अपरा विफलन हो, तब प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है। क्या तीव्र पेट दर्द होगा? क्या अपरा विफलन है। ये क्या होता है? जो हमारा दर्द रहित रक्तस्राव है, क्या प्रमुख लक्षण किसका? खासकर तीसरी तिमाही में यह दिखता है। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का है। तेज बुखार या संक्रमण का संकेत है, प्लेसेंटा प्रीविया से नहीं जुड़ा है। और जो हमारा यूरिन में प्रोटीन या किससे है? प्रीक्लेम्सिया का संकेत है। तो राइट आंसर हमारा प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान किस लक्षण की है? दर्द रहित रक्तस्राव से। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा जन्म के समय नवजात की समान हृदय गति कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट, या 100 से 120, या 120 से 160, या 160 से 200। तो कह रहा है कि जन्म के समय नवजात की समान हृदय गति कितनी होती है? 120 से 160 बीट्स पर मिनट। यह क्या है? यह नवजात की समान हृदय दर है। और 160 से 200 यह किसके लिए? टैकीकार्डिया दर्शाता है, जो सामान्य नहीं है। यह भी नहीं है। यह क्या? बहुत कम है नवजात के लिए। 60 से 100 बहुत कम है। तो हमारा 120 से 160 पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा एक सामान्य प्रसव के दौरान एपिजियोटॉमी कब की जाती है? पहले चरण की शुरुआत में, या बहुत जल्दी होगा और लाभदायक नहीं। दूसरे चरण के प्रारंभ में, यह बहुत जल्दी हो, यह भी क्या? जल्दबाजी होगी।
जब शिशु का सिर बाहर आने लगे या प्रसव के बाद। तो कह रहा है जब सामान्य प्रसव के दौरान एपिजियोटॉमी कब की जाती है। तो एपिजियोटॉमी कब की जाती है, तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जब शिशु का सिर बाहर आने लगे, यानी यह सही समय है ताकि क्या हो, पेरिनियम फटने से बच सके। तो मतलब क्या है, एपिजियोटॉमी कब की जाती है, जब शिशु का सिर क्या हो, बाहर आने लगे। इससे क्या होता है, सही समय पर, यह क्या है, यह सही समय है। जब शिशु सिर बाहर आने लगे तो यह क्या सही समय है, जिससे क्या हो सके, पेरियम फटने से बच सके। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में कितने बेड की सुविधा होती है, 2, 4, 6, 10। तो कह रहा है जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र में इतनी सुविधा हो सकती है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या होती है, 2, और यह भी क्या अधूरी सुविधा, 4, ये भी अधूरी सुविधा है। कर अच्छा पीएचसी में 6 बिस्तर की सुविधा होती है। जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसमें क्या पीएचसी में क्या है, 6 बिस्तर की सुविधा होती है। नेक्स्ट कह नीचे दिए गए कौन सी विधि उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में आता है, उम्र 20 वर्ष या पहली गर्भावस्था या प्रीक्लेम्सिया या भ्रूण की समान हृदय गति। तो कह रहा है नीचे दिए गए विधि में कौन उच्च जोखिम गर्भावस्था है। तो उच्च जोखिम गर्भावस्था कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रीक्लेम्सिया। तो उच्च जोखिम गर्भावस्था कौन है, प्रीक्लेम्सिया। यह उच्च जोखिम वाली स्थिति है जो माँ और शिशु दोनों के लिए क्या हो सकती है, प्रीक्लेम्सिया क्या होती है, माँ और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है गर्भावस्था के दौरान आयरन की अनुशंसित दैनिक खुराक कितनी है, 30 mg। यह सामान्य स्त्रियों के लिए है, 60 mg। यह गर्भवती महिलाओं को 60 mg आयरन की जरूरत होती है, और 100 mg यह आवश्यकता से अधिक है। इससे क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और 10 mg यह बहुत ही कम है। तो इसका राइट आंसर कह रहा गर्भावस्था के दौरान आयरन की अनुशंसित मतलब कितनी गर्भावस्था में लेना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 60 mg। गर्भवती महिलाओं को क्या आना चाहिए, 60 mg क्या आना चाहिए, आयरन की दैनिक खुराक लेनी चाहिए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। गर्भवती महिला को टेटनस का टीका कब दिया जाता है, तीसरे महीने के बाद, या टीटी का पहला डोज गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में दिया जाता है, या प्रसव के समय। यह देरी है, असर नहीं होगा, प्रसव के बाद। यह उद्देश्य गर्भावस्था सुरक्षा है जो लाभ देने वाला नहीं है, और पहले महीने में यह बहुत जल्दी होगा। तो कब दिया जाता है, तो गर्भवती महिला को टेटनस का टीका कब दिया जाता है, तो तीसरे महीने के बाद। यानी टीटी का पहला डोज किसरे, दूसरे तिमाही मतलब तीसरे महीने के बाद, यानी फर्स्ट तिमाही के बाद यानी दूसरे तिमाही में दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के दूसरे चरण की औसत अवधि एक पहली बार गर्भवती महिला में कितनी होती है, 1 घंटा। अनुभवी महिलाओं में यह सामान्य हो सकता है लेकिन पहली बार में लंबा होता है, 2 घंटे। सामान्यतः पहली बार प्रसव में यह अवधि 2 घंटे तक हो सकती है। 30 मिनट यह बहुजिता में होता है, यानी 4 घंटे। चौथा है 4 घंटे। तो कह रहा प्रसव के दूसरे चरण की औसत अवधि एक पहली बार गर्भवती महिला में कितनी होती है, तो हमारा 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे। तो मतलब पहली बार गर्भवती हुई महिला में कितनी होती है क्या, दूसरे चरण की औसत अवधि। प्रसव के दूसरे चरण की औसत क्या आती है, सामान्यतः पहली बार प्रसव के लिए क्या आती है, यह अवधि 2 घंटे तक हो सकती है। तो कितने घंटे तक, 2 घंटे तक हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रसव के 3 चरणों में से अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, भ्रूण का सिर बाहर निकलना, गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण, या प्लेसेंटा का निष्कासन, या संकुचन की शुरुआत। तो कह रहा है क्या निम्न में से कौन सा प्रसव के 3 चरणों में से अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रसव के 3 चरण में अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो 12वें का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा का निष्कासन। तो ये सारे आप पढ़ते रहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर कर दिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवजात की त्वचा का रंग नीला होना किस अवस्था को दर्शाता है, सामान्य अनुकूलन, नॉर्मल रक्त संचार, या साइनोसिस, या मेकोनियम स्राव। तो कह रहा है क्या नवजात क्या त्वचा का रंग नीला होना। तो त्वचा का रंग नीला होना किस अवस्था को दर्शाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइनोसिस। यानी त्वचा में नीलापन ऑक्सीजन की कमी यानी साइनोसिस का लक्षण है। यदि क्या हो ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारा त्वचा क्या होती है, नीली पड़ जाती है। नेक्स्ट कर रहा बच्चेदानी का आकार प्रसव के 7 दिन बाद कहाँ तक सिकुड़ जाता है, नाभि से ऊपर, प्रसव के तुरंत बाद ऐसा नहीं होता है, नाभि के स्तर पर, या 1-2 दिन में यही रहता है, या प्यूबिक सिम्फिसिस के पास, या पूरी तरह अंदर से अंदर।
तो कह रहा क्या बच्चेदानी का आकार प्रसव के 7 दिन बाद कहाँ तक सिकुड़ जाता है। तो प्रसव के बाद बच्चेदानी का आकार प्रसव के 7 दिन बाद कहाँ तक सिकुड़ जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यूबिक सिम्फिस के पास, यानी 7 दिन बाद गर्भाशय यहाँ तक सिकुड़ चुका होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस के पास तक। नेक्स्ट कर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था में गर्भाशय की समान स्थिति है। एंटीवर्टेड यूटेरस या रेट्रोवर्टेड यूटेरस या फ्लेक्स यूटेरस या मिडलाइन यूटेरस। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था में गर्भाशय की समान स्थिति है। तो गर्भावस्था में गर्भाशय की समान क्या है, असमान स्थिति है, सामान्य नहीं असमान, गर्भाशय की असमान स्थिति है। तो हमारा रेट्रोवर्टेड यूटेरस यानी यह पीछे की ओर झुका हुआ होता है, जो असामान्य माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी दवा पोस्टमार्टम हेमोरेज को रोकने के लिए दी जाती है। प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, टेटनस या फोलिक एसिड। तो किसके लिए पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन दी जाती है। यह यूटेरस को संकुचित करता है और जिससे क्या होता है, रक्तस्राव रुकता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का रस, नवजात की त्वचा पर वर्निक्स केसियोसा क्या होता है। संक्रमण या मैकोनियम या चिकना और सफ़ेद पदार्थ या दाद संक्रमण। तो कह रहा क्या नवजात में त्वचा वर्निक्स केसियोसा का क्या होता है। तो हमारा क्या होता है, नवजात की त्वचा पर वर्निक्स केसियोसा क्या होता है। तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा चिकना सफ़ेद पदार्थ। यह क्या गर्भाशय की त्वचा को सुरक्षा देने वाला क्या सफ़ेद लेप है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के दौरान लिपोल्यूट्स मेनूवर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। संकुचन मापने, भ्रूण की स्थिति जानने, रक्तचाप मापने या मूत्र जांच। तो कह रहा है प्रसव के दौरान लिपोल्ड्स मेनूवर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह हाथों से पेट टटोलकर भ्रूण की स्थिति व पोजीशन पता करने की विधि है। नेक्स्ट कर यदि अपरा डिलीवरी से पहले ही अलग हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया या अपरा विकलन या अपरा रिटेंशन या प्रीक्लेम्सिया। तो कह रहा क्या यदि अपरा डिलीवरी से पहले ही अलग हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। यदि अपरा डिलीवरी से पहले अलग हो जाए तो इसे कहते हैं अपरा विकलन, यानी एब्रप्टियो प्लेसेंटा। एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहते हैं यह अचानक अपरा के अलग होने की स्थिति है जो जानलेवा हो सकती है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन कर रहा स्तनपान के दौरान स्तनों से दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन या दूध बाहर निकालने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन यह हार्मोन दूध के निर्माण का जिम्मेदार होता है। और एस्ट्रोजन यह स्तन विकास में सहायता और दूध निर्माण में नहीं। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भाशय में भूमिका निभाता है लेकिन दूध निर्माण में नहीं। तो कह रहा स्तनपान के दौरान स्तनों में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो हमारा हो जाएगा प्रोलैक्टिन। यह हार्मोन दूध के निर्माण में के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जो ऑक्सीटोसिन है यह दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। और जो हमारा एस्ट्रोजन है यह स्तन विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ओलिगोहाइड्रामिरियोस से संबंधित है। अधिक मात्रा में एम्ब्रियोटिक द्रव, कम मात्रा में एम्ब्रियोटिक द्रव या भ्रूण का असामान्य सिर या जन्मजात हृदय दोष। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ओलिगोहाइड्रामिरियोस से संबंधित है। तो ओलिगोहाइड्रामिरियोस से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कम मात्रा में एम्ब्रियोटिक द्रव, यानी ओलिगोहाइड्रामिरियोस का तात्पर्य है एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा सामान्य से कम होना। नेक्स्ट कह रहा एपिजियोटॉमी का उद्देश्य क्या है। रक्तस्राव रोकना, गर्भाशय निकालना या पेरिनियम की सर्जिकल चीरा देना या गर्भाशय की जांच। तो कह रहा एपिजियोटॉमी का उद्देश्य क्या होता है। एपिजियोटॉमी का उद्देश्य क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा पेरिनियम की सर्जिकल चीरा देना। यह क्या है, एपिजियोटॉमी शिशु के प्रसव को सरल बनाने हेतु पेरिनियम पर किया गया चीरा होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति क्या होती है। तो हमारा कितना 60 से 80 या 100 से 140 या 40 से 60 या 160 से 180। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, जन्म के समय नवजात की सामान्य हृदय गति होती है कितना। तो नवजात की सामान्य हृदय गति होती है 100 से 140 पर मिनट। कब, जन्म के समय। नेक्स्ट
कह रहा है स्टेशन 0 का तात्पर्य क्या है होता है? जब प्रसव के समय सिर का अवलोकन किया जाता है तो सिर पूरी तरह बाहर आ गया है, या सिर पेल्विस से ऊपर है, या सिर स्कियल स्पाइन के स्तर पर है, या सिर पेल्विक फ्लोर पर है। तो कह रहा है क्या स्टेशन 0 का क्या तात्पर्य है? तो स्टेशन 0 का तात्पर्य है हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिर स्कियल स्पाइन के स्तर पर है, अर्थात स्टेशन 0 दर्शाता है कि भ्रूण का सिर स्कियन स्पाइंस के स्तर पर है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा फंडल हाइट को मापने वाला सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? 4 सप्ताह, बहुत अधिक प्रारंभिक चरण 12 सप्ताह, इस समय गर्भाशय पेल्विस में ही होता है, या 20 सप्ताह, या 6 सप्ताह। तो कह रहा फंडल हाइट को मापने का सबसे अच्छा कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका, या तरीका नहीं, समय कौन सा है किसको नापने के लिए? फंडल हाइट को मापने के लिए। तुम्हारा राइट आंसर का 20 सप्ताह। इस समय फंडल हाइट नाभि तक होती है और मापने योग्य होती है। नेक्स्ट कह रहा है भ्रूण की हृदय गति को सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया था? स्फिग्नोमैनोमीटर, पिनार्ड स्टेथोस्कोप, ऑटोस्कोप, या टेम्परेचर थर्मामीटर। तो कह रहा क्या भ्रूण की हृदय गति को सुनने के लिए, भ्रूण की हृदय गति को सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा पिनार्ड स्टेथोस्कोप। तो पिनार्ड स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट कह रहा सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर फैलाव क्या दर्शाता है? प्रसव शुरू होने वाला है, पहला चरण, दूसरा चरण शुरू होना, या प्लेसेंटा का निष्कासन। तो कह रहा सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर फैलाव क्या दर्शाता है? तो सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर फैलाव क्या दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा चरण शुरू होना। तो दूसरा चरण शुरू होना। नेक्स्ट कर गर्भावस्था के दौरान लाइनिया नाइग्रा का क्या तात्पर्य है? योनि की सूजन, पेट पर एक हरा रेखी चिन्ह, या गर्दन की काली त्वचा, या बालों का झड़ना। तो कह रहा है गर्भाशय में लाइनिया नाइग्रा का क्या तात्पर्य है? गर्भावस्था के दौरान लाइनिया निग्रा का क्या तात्पर्य है? तो हमारा हो जाएगा पेट पर एक गहरा रेखी चिन्ह। यह पेट पर नाभिक से प्यूबिक एरिया तक दिखने वाली गाढ़ी रेखा होती है जो मेलानिन के कारण होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि बर्थ एस्फिक्सिया से क्या होता है? शिशु सामान्य रूप से रोता है, या यह संकेत है कि एस्फिक्सिया नहीं है, या शिशु की सांस लेने में कठिनाई होती है, या ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, या शिशु हंसता है, या सामान्य अवस्था है, या शरीर गुलाबी होता है, या एस्फिक्सिया में शरीर नीला दिखता है। तो कह रहा बर्थ एस्फिक्सिया में क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर है शिशु की सांस लेने में कठिनाई होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में क्या किसके लिए होती है? ऑक्सीजन की कमी से। बर्थ एस्फिक्सिया में होता क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है परिवार नियोजन में प्रयुक्त IUCD इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस किस प्रकार कार्य करता है? गर्भाशय को संकुचित करता है, ओवुलेशन को रोकता है, निषेचन को रोकता है, निषेचन अंडाणु को गर्भाशय प्रत्यारोपित होने से रोकता है। तो हमारा कह रहा है IUCD किस प्रकार कार्य करता है? तो हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकता है। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ, शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।